हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत विद मोनिका पर। और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमारा जो संधि टॉपिक चला हुआ है अभी, इससे पहले मैंने आपका थोड़ा सा बेस तैयार करवाया है कि संधियों हमारी संधियां किस प्रकार से कार्य करती है। उसमें आगम भी होगा, उसमें लोप भी होगा, उसमें आदेश भी होगा, उसमें बहुत सारे कार्य होंगे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिए हैं। और बच्चों, बहुत अच्छे से मैं आज हमारी जो दीर्घ संधि है उसकी शुरुआत करवाने वाली हूं। तो चलिए देखते हैं। और आपको बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखना है और बार बार देखना है, क्योंकि संधि टॉपिक जो है हमारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा हमारा अकै सवर्णे दीर्घ है। यानी कि जो पहले मैंने आपको प्रत्याहार करवाए हैं, माहेश्वर सूत्र करवाए हैं, उसमें माहेश्वर सूत्रों से हमारे प्रत्याहार बनते हैं। तो उसमें हमारा होता है एक अक प्रत्याहार। और मैंने आपको बताया भी था कि जब आप ये माहेश्वर सूत्र करेंगे और इनसे हमारे जो प्रत्याहार बनेंगे वो आगे आने वाली क्लासों में आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो आपको माहेश्वर सूत्र बहुत अच्छे से याद करने हैं। और अब ये हमारी संधियों में हमारे माहेश्वर सूत्रों के जो प्रत्याहार है ये लागू होने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अक क्या है। अक है हमारा, अक क्या हो जाएगा हमारा? ए, ई, उ, री और लृ। ठीक है, तो ये जो है हमारा दो माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है। ए, ई, ऊण है, री, लृ, कै। ठीक है, जो दो हमारे शुरुआती माहेश्वर सूत्र हैं उनसे मिलकर ये हमारा अक प्रत्याहार बना है। तो यहाँ पर क्या? ए, ई, उ, और यहाँ पर हमारा अणय है जो कि इत संज्ञक है। और मैंने आपको बताया था कि माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम हलंत वर्ण होता है इसकी गणना नहीं होती है, इसको हमको छोड़ देना होता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। और ये लास्ट में होता है हमारा कै, इसको भी हमने छोड़ दिया है। तो ठीक है, इसको काटा, इसको काटा, बचे क्या हमारे? ए, ई, उ, री, लृ। तो ये पांचों वर्ण जो है ये हमारे मूल स्वरों का प्रत्याहार है। ठीक है, तो ये हमारा अक प्रत्याहार एक तो मूल स्वरों का प्रत्याहार हो जाएगा और ये हमारे दीर्घ स्वर संधि का भी हमारा प्रत्याहार है। तो इसमें अब हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि होती कैसे है। तो यहां पर क्या होगा? इस सूत्र के अनुसार अक प्रत्याहार अथवा ह्रस्व दीर्घ यानी कि ए, ई, उ, री स्वर के बाद सवर्ण ह्रस्व दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान पर सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है। तो कैसे देखते हैं? यहां पर ए, ई, उ, री और ये हमारा लृ भी है, ये यहां पर हमारा लृ स्वर भी है। के बाद यानी कि यहां पर आ आए, इसके पश्चात, इनके पश्चात क्या होगा कि ए के पश्चात यदि आ भी आए, बड़ी ई आए, बड़ा उ आए, बड़ा री आए और लृ आए, तो इनके स्थान पर क्या होगा? तो ये हमारे सभी क्या दीर्घ हो जाएंगे। अर्थात क्या होगा यहां पर? ए, ई, उ, री और लृ के स्थान पर, इनके स्थान पर क्या होगा? इनका दीर्घ हो जाएगा। यानी कि आ हो जाएगा, बड़ा ई हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा और ये हमारा बड़ा री हो जाएगा। तो इस प्रकार से, और ये जो हमारा लृ वर्ण है, ये यहाँ पर लृ वर्ण है, इसका दीर्घ नहीं होता। आपसे क्वेश्चन भी पहले जो हमारे यूपी टेट के पेपर हो चुके हैं उनमें पूछा गया है कि लृ वर्ण का क्या नहीं होता है। और ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर में भी करवाया है कि लृ वर्ण का कभी भी दीर्घ नहीं होता है, ये हमेशा ह्रस्व ही होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से आपका क्वेश्चन ही आ गया है यहाँ पे। इसका सवर्ण क्या होता है? इसका सवर्ण होता है री। तो क्वेश्चन बनेगा कि लृ का सवर्णी क्या है? तो लृ का सवर्णी हो जाएगा हमारा री। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सवर्णी है। जिस प्रकार से ए आ का सवर्णी है, ई का सवर्णी है, उ का सवर्णी है, और ये हमारा री और लृ जो ये है ये आपस में सवर्णी है। क्योंकि इनको महर्षि पाणिनि ने क्या कहा है कि भले ही ये आपस में सवर्णी न हो लेकिन इनको सवर्णी ही कहा जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने उदाहरणों की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि दीर्घ स्वर संधि
होगी कैसे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ह्रस्व ए और यहाँ पर भी क्या दिया गया है, ह्रस्व ए, और दोनों का मिलकर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ आ। इसका नाम ही दीर्घ स्वर संधि है, यानी कि ह्रस्व दीर्घ का मिलकर हमें दीर्घ ही करना है, चाहे ह्रस्वाए चाहे दीर्घाए, दोनों स्थान पर प्रथम पद के अंत में ह्रस्व हो या अंतिम पद की शुरुआत में दीर्घ हो, तो इनमें से कोई भी होगा उसका जो हमारा निचोड़ होगा वो हमेशा दीर्घ ही होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं अन्न प्लस अभाव है, तो यहाँ पर क्या है, न में ए छिपा हुआ है और यहाँ है ए, तो इसका हो जाएगा अन्नाभाव है। यहाँ पर अन्न के इसमें आ की मात्रा आ गई है और ये बन गया है हमारा अन्नाभाव है। यहाँ पर देखते हैं वेद, द में क्या छिपा हुआ है हमारा, द में छिपा हुआ है हमारा ए और यहाँ पर क्या है अंत है, तो ये हो जाएगा, इस पर द पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर दीर्घ आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा वेदांत। ये हमारी बिंदी है, ये द के ऊपर चली जाएगी और ये है हमारा सत्य प्लस अर्थ है, यानी कि सत्य में ए है और अर्थ में हमारा इसके बाद भी ए आया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा यह के यह पे हमारी आ की मात्रा आ जाएगी और ये बन जाएगा हमारा सत्यार्थ। तो आशा करती हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं ए के बाद यदि आ आए, यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, इसमें इन्होंने दिया ह्रस्व ए के पश्चात ह्रस्व ए आ रहा था तो भी हमारा आ हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, ह्रस्व ए के पश्चात दीर्घ आ रहा है तो भी हमारा क्या होगा, तो भी हमारा आ ही होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने एक सीक्वेंस बना के दिया है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो कि किस प्रकार से हमारी दीर्घ संधि कार्य करेगी। तो ये हमारे जो ए के उदाहरण है, यहाँ पर आ आए तो भी और यहाँ पर ए आए तो भी आ होगा, और यहाँ पर ए है और यहाँ पर आ है तो भी हमारा आ ही होगा। अब देखते हैं यहाँ पर देव में क्या छुपा है हमारा, व में छुपा हुआ है हमारा ए और यहाँ पर है हमारा आल्य, तो यहाँ पर ए और आ मिलकर क्या बना, तो भी हमारा आ हुआ और ये बन गया हमारा देवालय। यहाँ पर देखते हैं हिम प्लस आल्य, तो यहाँ हिम में ए है, मैं में ए छुपा है और यहाँ पर है हमारा आ, तो ये बन जाएगा हमारा हिमालय। ये है हमारा शिव और ये है हमारा आल्य, तो ऐसे बन जाएगा हमारा शिवालय। तो समझ में तो आ रहा होगा ना आपको। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब ये यहाँ क्या हुआ, पहले तो क्या हुआ, ए के पश्चात ए आया तो भी आ हुआ, फिर ए के पश्चात आ आया तो भी आ हुआ। अब यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, आ के पश्चात, यानी कि उल्टा कर दिया है। अब पहले यहाँ ए किया था और यहाँ आ किया था, लेकिन अब यहाँ पे आ किया है और यहाँ पे ए किया है तो भी क्या हुआ, हमारा आ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं विद्या प्लस अर्थी, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया, ये हो गया हमारा विद्यार्थी। सीमा धन अंत है तो ये हो जाएगा हमारा सीमांत है। यहाँ पर आ की मात्रा है ना, शिक्षा धन अर्थी, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा शिक्षार्थी। अब देखते हैं आ के पश्चात यदि आ रहा है तो भी हमारा आ ही होगा। तो ये हमारी दीर्घ स्वर संधि क्या है कि ह्रस्व के पश्चात यदि दीर्घ आए तो भी दीर्घ होगा, और दीर्घ आने के पश्चात यदि ह्रस्व आए तो भी हमारा दीर्घ ही होगा, और ये हमारे सारे अक प्रत्याहार के वर्णों पर लागू होता है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आ है और बाद में भी आ है तो भी क्या हुआ, हमारा आ ही हुआ। यहाँ पर देखते हैं विद्या धन आल्य, ये हो जाएगा हमारा विद्यालय। महाधन आत्मा तो हो जाएगा हमारा महात्मा। दया धन आनंद, ये हो जाएगा हमारा दयानंद। अब देखते हैं दीर्घ स्वर संधि का एक और नया नियम। दीर्घ स्वर संधि का एक मुख्य नियम है, जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के पश्चात छोटी ई या बड़ी आए तो वे मिलकर दीर्घ ई ही बनते हैं। जिस प्रकार से हमने ए का देखा उसी प्रकार से अब हमारा छोटी ई और बड़ी ई से क्या होगा, हमारा बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ पर ई छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर हमारा दीर्घ ई ही हो जाता है। तो देखते हैं अब इसके उदाहरण। यहाँ पर क्या उदाहरण दिए गए हैं, छोटी ई के उदाहरण ये है हमारा। यदि छोटी ई के पश्चात छोटी ई आ जाए तो हमारा दीर्घ ई होगा। यहाँ पर क्या है, रवि प्लस इंद्र है, यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी ई है, और तो दोनों का मिलकर क्या हुआ,
इस व पे हमारी बड़ी ई की मात्रा हो गई, यानी कि रविंद्र हमारा बन जाता है। अब देखते हैं यहाँ छोटी ई दी गई है, यहाँ पर बड़ी ई दी गई है। छोटी ई होने के पश्चात बड़ी ई हो तो भी हमारा बड़ी ई ही होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं परी में हमारी छोटी ई है और ईक्षा में हमारी बड़ी ई है, तो दोनों का मिलकर क्या हुआ, बड़ी ई हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारा परीक्षा। अब यहाँ पर क्या दिया है, अब यहाँ पर दिया गया है बड़ी ई के पश्चात छोटी ई, तो यहाँ पर देखते हैं तो भी हमारा बड़ी ई होगा, यानी कि मही धन इंद्र है, ये हो जाएगा हमारा महेंद्र है, तो भी बड़ी ई हुई। और बड़ी ई के पश्चात यदि बड़ी ई आए तो भी बड़ी ई ही होगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है लक्ष्मी प्लस ईश्वर, तो ये हो जाएगा लक्ष्मीश्वर। तो दीर्घ स्वर संधि को सवर्ण स्वर संधि भी कहा जाता है, क्योंकि यदि इसके पश्चात क्या होगा कि सवर्ण स्वर आएगा, ए के पश्चात आ के पश्चात, ये आपस में सवर्णी है, तो इसको दीर्घ स्वर संधि को सवर्ण स्वर संधि भी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे ऊ के उदाहरण दिए गए हैं। ऊ के पश्चात बड़ा ऊ आए तो भी हमारा क्या होगा, ऊ के पश्चात ऊ आए तो भी बड़ा ऊ के पश्चात बड़ा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ, बड़े ऊ के पश्चात छोटा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ, और बड़े ऊ के पश्चात यदि बड़ा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ होगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं। छोटे ऊ के पश्चात छोटा ऊ तो भी हमारा क्या होगा, बड़ा ऊ। यहाँ पर क्या है, भानु में क्या है, भानु में हमारे छोटे ऊ की मात्रा है, और ये क्या है, उदय, उदय में क्या है, हमारा छोटा ऊ है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाएगा, यहाँ पर भानु की बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, और ये बन जाएगा हमारा भानुदय। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर अलग अलग करके भी समझाया गया है, तो चलिए मैं भी आपको एक बार बता देती हूँ इसको। ये है हमारा भानु के, जो ये भानु लिखा है, ये भानु, तो यहाँ पर हमें तोड़कर बताया गया है कि ये न है, ये न हलंत हो जाएगा, इसके पश्चात हम ऊ को लिख देंगे। आपको पता है ये व्यंजन है, और व्यंजनों को जब स्वरों से अलग कर दिया जाता है तो ये हलंत हो जाते हैं, और ये ऊ हमारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर उदय का ऊ लिया गया है फिर से, ठीक है, यहाँ पर लिया गया है उदय का ऊ, और बाद में हमने द जोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऊ और ये ऊ मिलकर जो हमारे न की मात्रा हुई, यानी कि ये भानु का न है, इन दोनों का मिलकर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया हमारा बड़ा ऊ। ठीक है, और ये बन गया हमारा भानुदय। तो इस प्रकार से हमारा भानुदय कैसे बना, ये बना हमारा भानुदय। ठीक है, यहाँ छोटा था, यहाँ भी छोटा था, लेकिन दोनों का मिलकर क्या बना, यहाँ पर बना हमारा बड़ा ऊ, तो ये भानु की मात्रा बड़ी हो गई। अब देखते हैं, यहाँ पर है अनु प्लस उदित, अनु की मात्रा छोटी है, इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, और उदित भी हमारा छोटा ऊ है, तो यहाँ पर छोटा ऊ मिलकर यहाँ पर ये हो गया हमारा बड़ा ऊ, तो ये बन जाएगा हमारा अनुदित। अब देखते हैं, छोटे ऊ के पश्चात यहाँ पर बड़ा ऊ आया तो भी क्या हुआ, हमारा बड़ा ऊ हुआ। यहाँ पर क्या है, लघु, लघु की मात्रा क्या हुई, छोटी, और उर्मी का ऊ क्या है, उर्मी का ऊ है हमारा बड़ा, तो यहाँ छोटे ऊ के पश्चात यदि बड़ा ऊ आया तो भी हमारा यहाँ पर क्या हुआ, लघु उर्मी का ऊ जो है ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पर देखिए कैसे बताया गया है, थोड़ा सा इन्होंने काट कर बताया है। यहाँ पर देखिए ल प्लस ए, क्योंकि मैंने इसको ल से अलग ए कर दिया, तो आपको ऐसे समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, प्लस यहां पर क्या हुआ, घ, घ के पश्चात हमने क्या करा, छोटा ऊ, प्लस यहां पर उर्मी का बड़ा ऊ, प्लस यहां पर बड़ा ऊ, और यहां पर क्या हुआ, रे मैं, और ये हो गया हमारा ई। ठीक है, ये छोटा ई, तो ये सब प्लस है इसमें। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो घ के पश्चात ये ऊ था, ये कैसा था, छोटा, और उर्मी का ऊ कैसा था, यहाँ पर ये उर्मी का ऊ था बड़ा, तो इनका क्या हुआ, यहाँ पर
बड़ा ऊ हो गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों का बड़ा ऊ। और ये जो घ की मात्रा है तो ये हो जाएगी हमारे बड़े ऊ की मात्रा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। ल में ए जुड़ेगा तो पूरा ल हो जाएगा, ये हलंत खत्म हो जाएगा। और घ में जब ये दोनों मिलकर, ये मैंने लिख दिया घ, और घ अभी तक तो ये हलंत था क्योंकि मैंने इसको ऊ से अलग कर दिया, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इस घ पे चली जाएगी हमारे बड़े ऊ की मात्रा। और जब हम इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये रह आधा है, ये मैं के ऊपर चला जाएगा और ये छोटे ई की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी और ये रह यहाँ पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा लघुर्मी शब्द बना है। इस प्रकार से संध्या होती है। जब हम संध्या करते हैं तो एक एक अक्षर को तोड़ते हैं, मतलब ये लघुर्मी जो पद है इसके हम अलग अलग अवयवों को सभी को अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संध्या होती है। तो आशा करती हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं, इसी तरीके से हमारा ये साधु ऊर्जा होगा। साधु का ऊ क्या है? साधु का ऊ छोटा है और ये ऊर्जा का ऊ हमारा बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा साधु का ऊ, ये जो है यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारा साधु ऊर्जा। आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि मात्रा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, यदि सवर्णी आ रहे हैं तो उनका सवर्णी दीर्घ ही हो जाता है। अब देखते हैं, बड़े ऊ के पश्चात छोटा ऊ तो भी हमारा बड़ा ऊ। वधु का ऊ कैसा है? वधु का ऊ बड़ा है और उत्सव का ऊ क्या है? ये छोटा है। ये बन जाएगा हमारा वधूत्सव। अब मैं इसको आपको बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझा दिया है। और यहाँ क्या है? भू का ऊ बड़ा है और ऊपरी का ऊ छोटा है। और यहाँ पर क्या हुआ? भू का ऊ जो है ये बड़ा ऊ हो गया। अब देखते हैं, बड़े ऊ के पश्चात बड़ा ऊ आए तो भी हमारा बड़ा ऊ होगा। यहाँ पर क्या है? वधु का ऊ बड़ा है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा भानु था उसका ऊ छोटा था, लेकिन वधु का ऊ कैसा है? बड़ा ऊ है। ये आपको जब संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाता है कि सही संधि विच्छेद छाटिए, वधु ऊर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको यहाँ पर मात्राओं का ध्यान रखना है कि मात्रा वधु पर किस प्रकार की मात्रा थी, भानु पर किस प्रकार की मात्रा थी, छोटी थी या बड़ी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा बन जाएगा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ यानी कि बड़ा ऊ, और ये बन जाएगा हमारा वधु ऊर्जा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वधु ऊर्जा। यहाँ पर क्या है? भू प्लस ऊर्ध्व, तो यहाँ पर हो जाएगा भूर्ध्व। ठीक है, अब नियम नंबर 4 है, ये है री और ली के बाद यदि री आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ री आदेश हो जाता है। ठीक है, तो ये री आपस में सवर्णी कहे गए हैं, तो इनको यदि ये आपस में आते हैं तो इनका दीर्घ री यहां पर हो जाता है। ठीक है, ये दीर्घ री हो जाएगा। ये हमारा छोटा री है, ये जिसमें एक ये होता है और जिसमें नीचे ये हो जाती है, ये हो जाता है हमारा दीर्घ री। तो देखते हैं अब क्या होगा। री के पश्चात यदि री आए और री के पश्चात यदि ली आए, ठीक है, ली आए तो इसका क्या होगा? हमारा बड़ी री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत फेमस उदाहरण है जो आपको दिए गए हैं और इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? होत्र धन ऋकार है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा री प्लस री, तो ये क्या हुआ? हमारा बड़ी री हो गया। होत्र में हमारा क्या है? होत्र में हमारा री है तय में, और यहाँ पर क्या दिया गया है? री दिया गया है, ऋकार है। तो इसका क्या हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ री और बन जाएगा ये होत्र की मात्रा जो है जब संधि करके आएगी तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगी और ये बड़ी री का चिन्ह होता है। यहाँ पर देखते हैं पितृधन ऋणम, यहाँ तय में हमारे नीचे री है और ये बाद में आया है पितृ ऋणम, तो यहाँ पितृ की जो री है ये बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार री और री मिलने पर क्या होगा? बड़ा री हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है? री धन ऋकार है और ये हो जाएगा हमारा ऋकार है। ठीक है, ली है ये, ठीक है, और ये है ली, क्योंकि यहां पर क्या दिया गया है कि ली का दीर्घ नहीं होता। ठीक है, आपको ऊपर ये बात दे दी गई है कि ली का कभी दीर्घ नहीं होता, तो ये जो ऋकार बनेगा ये ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा? ये ऋकार हमारा बनेगा ऐसा। ठीक है, अब देखते हैं आगे।
अब क्या है, यहाँ पर कुछ ध्यान रखने योग्य बातें आपको बताई गई है, यानी कि यहाँ पर एक थोड़ा सा रीति सवर्णे एक सूत्र है, री अथवा तथा ली, यानी कि रीति री के पश्चात और लृति ली के पश्चात यदि सवर्ण ये री के पश्चात री आए और री के पश्चात ली आए तो ये एक वार्तिक है। रीति और लति सवर्णे ये एक वार्तिक है। इसमें क्या होता है, यदि री और ली के बाद ह्रस्व री और ली आते हैं तो दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाता है, यानी कि री के पश्चात यदि री आ जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर क्या है, ये हो जाएगा हमारा दीर्घ री। ठीक है, तो ये दीर्घ री यहां पर हो जाएगा क्योंकि ये आपस में सवर्णी है। अब देखते हैं यहां पर क्या दिया गया है, होत्र धन ऋकार है। यहां पर क्या बनेगा, होत्र धन ऋकार है का क्या बना, होत्र ऋकार है। तो इसके कई सारे रूप बनते हैं, देखते हैं। इसके 3 रूप बनते हैं, तो 3 कौन कौन से हैं, एक तो बन जाएगा होत्रिकार है, एक बन जाएगा होत्रिकार है और एक बन जाएगा होत्र ऋकार है। लेकिन सबसे सही क्या होगा, ये हमारा दीर्घ ई वाला हमारा सर्वमान्य है, ये नहीं होगा। रूप तो तीनों बन जाएंगे, लेकिन जब परीक्षाओं में प्रश्न आता है और पूछते हैं कि होत्र धन ऋकार है का शुद्ध रूप बताइए, तो ये हमारा जो दीर्घ री वाला होता है ना, ये 2 बार ऐसे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। और एक सूत्र है ऋत्यक। ऋत्यक सूत्र क्या करता है, ऋत्यक सूत्र प्रकृति भाव करता है। और मैंने आपको प्रकृति भाव बताया था जब हम संज्ञाएं पढ़ रहे थे कि प्रकृति भाव क्या होता है। प्रकृति भाव तब होता है जब संधि कार्य हो रहा हो और फिर भी वहां पर संधि न की जाए, उसको प्रकृति भाव कहा जाता है। यानी कि संभावना पूरी हो कि यहाँ पर संधि होगी लेकिन फिर भी संधि नहीं होती है। तो यहाँ पर कैसे हुआ, अब ऋत्यक सूत्र देखते हैं। सूत्र से प्रकृति भाव हो जाने के कारण होत्र ऋकार है रूप बनता है। यदि क्वेश्चन बनता है कि ऋत्यक सूत्र से बनने वाला पद बताइए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। लेकिन ऋत्यक सूत्र से जो बनेगा वो ये होगा हमारा होत्र ऋकार है। ठीक है, तो यहाँ पर होत्र और ऋकार है, होत्र और ऋकार है, ऋकार है। ये पद ऐसे का ऐसा ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर संधि नहीं होगी। जैसा लिखा था वैसे का वैसा ही ऋत्यक सूत्र क्या करता है, यहाँ पर संधि नहीं होने देता, क्योंकि ये प्रकृति भाव करता है ऋत्यक सूत्र। ठीक है, अब ये क्या है, होत्र धन लिकार है, ये होत्र लिकार है या होत्र लिकार है, ऋकार है, ऐसा हो जाएगा। तो ये ऋत्यक सूत्र के उदाहरण है, यहाँ पर होत्र ऋकार है और होत्र ऋकार है। ये ऋत्यक सूत्र के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको बहुत अच्छे से अपनी दीर्घ स्वर संधि समझाने का, और उम्मीद भी करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और आपको संस्कृत में आपको 30 में से 30 लाने का पूरा प्रयास करना है, क्योंकि मैं भी अपनी तरफ से आपको समझाने की, बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो प्लीज मेरी मेहनत का भी मान रखिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई क्लास में।